जीएसटी का सो कॉज नोटिस आ चुका है, इग्नोर किया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। डिपार्टमेंट ने आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा है और अब आपका एक रिप्लाई लाखों का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश पटेल, वेलकम टू मंत्र एंड कंपनी। यहाँ मिलती है टैक्स क्लैरिटी, कंफ्यूजन नहीं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे एससीएन क्या होता है और अगर आपको भी एससीएन इश्यू हो चुका है तो एग्जैक्टली क्या करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपका एक गलत स्टेप आपके केस को वीक बना सकता है। सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग नोटिस देखते ही पैनिक हो जाते हैं, लेकिन हर एक नोटिस का मतलब पेनल्टी नहीं होता है। आज हम समझेंगे एससीएन को सिंपल लैंग्वेज में। एससीएन मतलब होता है सो कॉज नोटिस। सो कॉज नोटिस का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन मांगता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कि डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको टैक्स पेनल्टी लग गई या कुछ डिमांड आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एससीएन का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट को कुछ सस्पिशियस लगता है, कुछ डाउट लगता है, कुछ मिसमैच लगता है, या आपने कुछ जीएसटी के लॉ का डिफॉल्ट किया है तो उसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट आप अपने पक्ष को रखने के लिए आपको टाइम देता है, आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए डिमांड करता है। इसको हम बोलते हैं सो कॉज नोटिस एससीएन। एससीएन जो होता है वो फाइनल ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन ये होता है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको टाइम देता है, आपके पास जो भी डिटेल है वो आपको रखने के लिए आपको एक चांस देता है। अगर ये फर्स्ट स्टेप है तो इसका रिप्लाई यानी कि सो कॉज नोटिस का रिप्लाई हम स्ट्रॉन्ग देते हैं विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट। स्ट्रॉन्ग रिप्लाई क्या होता है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिप्लाई विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट करते हैं तो केस यहीं पे क्लोज हो सकता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। लेकिन यहाँ पे अगर रिप्लाई वीक हुआ या रिप्लाई ही नहीं किया तो नेक्स्ट स्टेप डिमांड ऑर्डर इश्यू हो सकता है। मतलब ये हुआ कि एससीएन का जब इश्यू होता है डिपार्टमेंट की तरफ से तो ये ऐसा स्टेज है जहां पे सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, लेकिन अगर आपने इसको सीरियस नहीं लिया तो फिर बाद में ये छोटा सा जो है वो काम बड़ा हो सकता है, मतलब कि बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अब आइए हम समझते हैं कि सो कॉज नोटिस इश्यू क्यों होती है, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, व्हाई सो कॉज नोटिस इश्यू। तो यहाँ पे मैंने कुछ रीजन मेंशन किए हैं, ज्यादातर यही रीजन होते हैं सो कॉज नोटिस इश्यू होने के। सबसे पहला रीजन है मिसमैच ऑफ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। हम जानते हैं कि जीएसटीआर 1 एक ऐसा रिटर्न है जहां पे हम आउटवर्ड सप्लाई मेंशन करते हैं। आउटवर्ड सप्लाई मेंशन करने का मतलब ये होता है कि यहीं से हमारी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होती है। तो जब जीएसटीआर 3B एक समरी रिटर्न हम फाइल करते हैं तो वहां पे हमें लायबिलिटी और आईटीसी दोनों का एक समराइज करके जो टैक्स पेबल आता है वो टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे हमें सेटअप करनी होती है। तो जीएसटीआर 1 में जो लायबिलिटी हमने मेंशन की है वो लायबिलिटी जीएसटीआर 3B से मैच होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ मिसमैच है तो सो कॉज नोटिस इश्यू हो सकता है और यहाँ पे वही क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है जो मिसमैच है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सेस आईटीसी क्लेम। आपने अगर जीएसटीआर 3B फाइल करते टाइम टैक्स पेमेंट सेट ऑफ करते के टाइम 2B के अंदर या 2A के अंदर जो आईटीसी दिखाई है उससे ज्यादा आईटीसी क्लेम कर ली है, मतलब कि आपके पास आईटीसी नहीं है, उससे ज्यादा आईटीसी अगर किसी भी रीजन से क्लेम की है तो यहाँ पे सो कॉज नोटिस इश्यू हो सकता है। रॉन्ग जीएसटी रेट अप्लाई, कई बार ऐसा होता है HSN या SEC कोड के लिए अगर कोई गलत कोड मेंशन कर दिया या गलत रेट अप्लाई कर दिया हमने कोई इनवॉइसेस के अंदर जब जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तब, तो यहाँ पे रेट का डिफरेंस के हिसाब से टैक्स कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ मिस्टेक रह गई है रिटर्न फाइल करने के अंदर तो नोटिस इश्यू हो सकता है। नंबर 4 है रिटर्न नॉट फाइल विद इन अ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट यानी कि हमें पता है कि जीएसटीआर 1 जो है वो नेक्स्ट मंथ की 11th या 13th को हम फाइल करते हैं, 3B जो है वो 20 को फाइल करना होता है। अगर ये रिटर्न जो है हमने टाइम लाइन के अंदर फाइल नहीं किया तो भी आपको सो कॉज नोटिस इश्यू हो सकता है। फेक बिलिंग सस्पिशियन, फेक बिलिंग का एक रीजन ऐसा है कि ये आपको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए भी सो कॉज नोटिस इश्यू हो सकता है। जैसे कि आपका कोई वेंडर है या आपका कोई कस्टमर है जिसने आपको
आपने सेल किया या किसी से आपने कुछ परचेस किया, अगर वो थर्ड पार्टी जो है वो भी अगर सस्पिशियस लगती है तो उसके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भी आपके पास शो कॉज नोटिस इश्यू हो सकता है। वेंडर का कुछ मिसमैच है, मतलब कि आपने आईटीसी ज़्यादा ले ली या फिर आपने जो सेल किया है उस सामने वाले पर्सन ने कुछ ज़्यादा आईटीसी ले ली, तो उसके कंफर्मेशन के लिए भी शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है। ईवे बिल का मिसमैच, जब ईवे बिल के अंदर कुछ अलग अमाउंट है और जो बिल है जो GSTR 1 के अंदर हमने मेंशन किया है उसमें कुछ अलग अमाउंट है, यहाँ का कुछ मिसमैच है, तो भी उसके क्लेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस इशू करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये लास्ट रीजन है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तब आपका टर्नओवर जो है वो GST के अंदर जितना है उतना होना चाहिए, और अगर यहाँ पे कुछ मिसमैच है और इसका जिक्र आपने अगर GST ऑडिट यानी कि GSTR 9 या 9C में भी अगर मेंशन नहीं किया है तो 100% ये टर्नओवर के मिसमैच के लिए आपको नोटिस इशू हो सकता है, और ये नोटिस GST और इनकम टैक्स दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से भी आ सकता है। तो दोस्तों इतने रीजन जो मैंने बताए वो खास आपको ध्यान रखने हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जितने आपके कंप्लायंसेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतने ही आपका लिटिगेशन मैटर से आप दूर रहेंगे। तो ये रीजन जो है उसमें आपको खास ध्यान रखना है, तो शो कॉज नोटिस इश्यू होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर नोटिस इश्यू हो गया और नोटिस को हमने इग्नोर किया, कई सारे टैक्स पेयर ऐसा समझते हैं कि कुछ नहीं होगा या किसी से बात भी नहीं करते, कोई प्रोफेशनल कंसल्टेशन भी नहीं लेते, किसी के एडवाइस नहीं लेते और ऐसा मान लेते हैं कि ये तो आता रहता है, कुछ टाइम के बाद क्लोज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नोटिस को अगर आपने इग्नोर किया तो ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। कोई भी नोटिस है, चाहे वो GST डिपार्टमेंट की हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो या TDS की हो, इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। इग्नोर करना मतलब डेंजरस मिस्टेक। क्या हो सकता है अगर आपने नोटिस इग्नोर किया? सबसे पहला तो एक्स पार्टे ऑर्डर पास हो जाता है, मतलब कि जैसे मैंने पहले बताया कि शो कॉज नोटिस एक ऐसा स्टेप है जहां पे डिपार्टमेंट आपको अपना पक्ष जो है वो रखने का एक टाइम देता है, आपको चांस देता है कि भाई हमें ये मिसमैच लग रहा है, हमें ये लगता है कि आप यहाँ पे डिफॉल्ट हो, तो आप अपनी बात रखो, आप अपना एक्सप्लेनेशन दो। अब आप वही एक्सप्लेनेशन नहीं देते, इसका मतलब कि आप नोटिस को इग्नोर करते हैं, तो बाद में डिपार्टमेंट जो है वो अपने हिसाब से प्रोसेस करता है। अपने हिसाब से मतलब उनको जो भी सस्पिशियस लगा, जो भी डिफॉल्ट लगा, जो भी मिसमैच लगा, वो पूरा वो मान लेते हैं और एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे डिमांड रख देते हैं आपके सामने, जिसके अंदर होता है टैक्स का डिमांड। जितना भी उनको मिसमैच लगता है वो टैक्स डिमांड कर देते हैं इस ऑर्डर के अंदर। उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगना चाहिए, जो भी पेनल्टी लगनी चाहिए वो भी लगा देते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है कि रिकवरी की प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि पहले आपको एक्स पार्टे ऑर्डर पास करते हैं जिसके अंदर टैक्स डिमांड होता है, इंटरेस्ट भी लगता है और पेनल्टी भी एडिशन कर देते हैं। अब आपने कुछ नहीं किया तो फिर रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होने के साथ ही आपका बैंक अकाउंट अटैच हो जाता है। कभी कभी ऐसे केसेस के अंदर जो बहुत ही वर्स्ट केस होते हैं उसके अंदर डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट अटैच कर देता है। मतलब कि आप के बैंक अकाउंट के अंदर जितना भी बैलेंस है आप फिर उसमें से कुछ रिमूव नहीं कर सकते। मतलब बैंक अकाउंट सील हो जाता है, जैसे हम सुनते हैं, तो ऐसे बोलते हैं बैंक अकाउंट में अटैचमेंट करना। तो प्रोसीडिंग जब स्टार्ट होती है रिकवरी के, तो ये स्टेप भी डिपार्टमेंट ले सकता है। तो इसके लिए मैं हर बात एक बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी नोटिस जो है उसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। तो अब समझते हैं कि इग्नोर नहीं करना है, तो अगर नोटिस आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं व्हाट टू डू आफ्टर रिसीविंग SCN। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से शो कॉज नोटिस आई है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले नोटिस को पूरा ध्यान से पढ़ना है। रीड नोटिस प्रॉपर, मतलब डिपार्टमेंट क्या कहना चाहता है, क्या एक्सप्लेनेशन चाहता है, कहाँ पे हम डिफॉल्ट हुए, कहाँ पे हमने कुछ रूल जो है फॉलो नहीं किए, डिपार्टमेंट क्या समझता है, उसको पहले क्लियरली समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें नोटिस को पूरी अच्छी तरीके से रीड करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डेडलाइन चेक करनी है। शो कॉज नोटिस जब भी इश्यू होता है तो उसके अंदर
डिपार्टमेंट आपको एक टाइम देता है 30 डेज, 60 डे, 90 डेज, अपने हिसाब से जो कैसा केस है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे आपको डेडलाइन भी चेक करना है, आपने नोटिस को पहले पूरा रीड करना है, उसकी ड्यू डेट क्या है वो देख लेना है, फिर आपको जो भी लगता है उसके रिगार्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है। डिपार्टमेंट आपके इमोशंस पे नहीं चलता, आपके इमोशन को नहीं समझता, वो समझता है फैक्ट एंड लॉ। तो आपको अपना फैक्ट रखना है, क्या मैटर हुई थी, इसके रिगार्डिंग क्या है, आपको फैक्ट बताना है, और उसको प्रूव करने के लिए आपके पास होने चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना स्टार्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोफेशनल कंसल्टेशन जरूर ले। अपने हिसाब से आप रिप्लाई ड्राफ्ट करके अगर रिप्लाई कर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर और स्ट्रक्चर रिप्लाई नहीं होने के कारण जो आपका सो कॉज नोटिस का केस यहीं पे खत्म होने वाला था वो डिमांड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, और फिर आती है बार अपील करने की, और टाइम उसमें कितना जाएगा वो हम बता नहीं सकते। तो प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रॉपर आपको रिप्लाई ड्राफ्ट करना है और लीगली रिप्लाई कर देना है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी सो कॉज नोटिस आए तो इसको आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं। नोटिस को पूरा पढ़ लीजिए, डेडलाइन चेक कर लीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रेडी करिए, प्रोफेशनल कंसल्टेशन लीजिए, और प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट को रिप्लाई को ड्राफ्ट करें, और फिर आप लीगली तरीके से जो भी रिप्लाई करना होता है उसको रिप्लाई कर दीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार लोग कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं सो कॉज नोटिस का रिप्लाई करने के लिए। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है वाइल रिप्लाइंग सो कॉज नोटिस। सबसे पहली है लेट रिप्लाई। जो ड्यू डेट दिया गया है उसके बाद रिप्लाई करना, इसका कोई मीनिंग रहता नहीं है। तो आपको जो रिप्लाई करना है, इसीलिए हमने सेकंड स्टेप में लिखा था कि जब नोटिस आपको मिले तो आपको क्या करना है, डेडलाइन चेक करना। तो डेडलाइन चेक करिए, और डेडलाइन के डेट से पहले या उस डेट को आप रिप्लाई जो है वो ड्राफ्ट करके सबमिट कर दीजिए। लेट रिप्लाई का मतलब ये होता है, डिपार्टमेंट ये समझता है कि ये पर्सन जो है वो सीरियस नहीं है, और वो आपके ऊपर ये एलिगेशन भी लगा सकता है कि इन्होंने कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं किया। ठीक है, तो लेट रिप्लाई नहीं करना है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, जो भी फैक्ट आप उसमें रिप्लाई करते हैं, जो भी ड्राफ्ट करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिखा है कि हम ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में प्रोवाइड करना है। अगर आपने लिख दिया है स्टेटमेंट में और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए तो ये माना जाएगा इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट नहीं करना है। रॉन्ग फैक्ट तो बिल्कुल नहीं बताना है। आपको स्टोरी नहीं बतानी है कि ऐसा 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 हुआ था। मैंने पहले ही बोला कि डॉक्यूमेंट और फैक्ट पे और लॉ पे डिपार्टमेंट जो है वो डिसीजन जजमेंट देता है, आपके इमोशंस पे नहीं। तो आपको स्टोरी यहाँ पे कुछ भी नहीं बनानी है, जो भी फैक्ट है वो आपको दिखाना है, बताना है। नो लीगल रेफरेंस। कई बार ऐसा होता है कि रिप्लाई में बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी बना के लिख देते हैं ऐसा 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 हुआ था, बट उसका कुछ लीगल रेफरेंस नहीं होता। आपने जो रिप्लाई किया है वो खाली बातें होती है। तो डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे लीगल नोटिस के अंदर ऐसी बातें को इग्नोर करता है। तो कुछ भी आप जो भी रिप्लाई करते हो उसके रिगार्डिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए और कुछ लीगल रेफरेंस भी होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात, कॉपी पेस्ट रिप्लाई नहीं करना। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि भाई किसी को इस सेक्शन के अंदर किसी की नोटिस आई है, उसका जो भी रिप्लाई किया था वो हमारे केस में भी उसको कॉपी पेस्ट करके सीधा रिप्लाई कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कॉपी पेस्ट रिप्लाई नहीं करना है। आपका केस उनका केस क्या होता है अलग हो सकता है, उनकी मैटर आपकी मैटर अलग हो सकती है। भले सेक्शन एक हो, एक ही सेक्शन के अंदर आपको SCN इश्यू की गई है, बट उनकी मैटर अलग है, आपकी मैटर अलग है। तो कभी भी ऐसा कुछ कॉपी पेस्ट रिप्लाई नहीं करना है। कुछ लोग प्रोफेशनल कंसल्टेशन को बचाने के लिए ऐसा करते हैं कि उनके सप्लाई एरिया वेंडर में किसी को ऐसा कुछ हुआ है और किसी ने रिप्लाई दूसरे के पास से करवाया है तो सीधा उनका रेफरेंस लेके ऐसा कॉपी पेस्ट रिप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। तो इतनी सारे मिस्टेक्स को ध्यान रखनी है। लेट रिप्लाई नहीं करना है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए, रॉन्ग फैक्ट तो बिल्कुल नहीं बताना है, लीगल रेफरेंस होना चाहिए और कॉपी पेस्ट रिप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स GST सो कॉज नोटिस। और एक बात याद रखना, GST सो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड और डॉक्यूमेंटेड रिप्लाई आपको असेसमेंट ऑर्डर की प्रोसेस होने से रोकता है।
मतलब कि शोकॉज नोटिस जो है वो फर्स्ट स्टेप है। अगर फर्स्ट स्टेप में ही आपका रिप्लाई जो है वो एकदम वेल डॉक्यूमेंटेड एंड स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई होना चाहिए, अगर ये होता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो है डिपार्टमेंट की तरफ से असेसमेंट ऑर्डर पास करना, उसको ये रोक सकता है। अगर आपको भी शोकॉज नोटिस मिला हुआ है तो याद रखना, डॉक्यूमेंट प्रॉपर रेडी करिए और पैनिक तो बिल्कुल मत करिए, डेडलाइन चेक करिए और वेल डॉक्यूमेंटेड एंड स्ट्रक्चर रिप्लाई प्रॉपर लीगल तरीके से सबमिट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, टैक्स को समझना मुश्किल नहीं है, सिस्टम को समझना जरूरी है।